अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज का जो लेक्चर है वो फोकस कर रहा है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, स्पेशली 2021 के बाद जब अमेरिका वहाँ से निकला तो उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं और उस अफगानिस्तान के अंदर क्या स्ट्रेटजिक डायनामिक्स हैं, क्या हालात हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो लेट्स बिगिन विद टेररिज्म कि जी 2023 में आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वगैरह जितने भी ये मुल्क हैं, ये हॉटस्पॉट हैं टेररिज्म का। पाकिस्तान स्पेशली और अफगानिस्तान स्पेशली। तो उस तनाजुर में अगर इसको समझने से पहले अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए तो हमें समझ आएगी कि 9/11 के बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मर गए। $100 बिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी डैमेज हुई। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो $2 ट्रिलियन के लॉसेज अमेरिका ने देखे। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया और आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान पे जब अटैक हुआ तो 2001-2 के बाद जो वॉर थी वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है, फाटा का। और जिसकी वजह से जितने भी हॉटस्पॉट थे अफगानिस्तान के, जितने भी जो टेररिस्ट थे जो छुपे हुए थे जहाँ पे अफगानिस्तान में, उनके लिए इजी एक वे आउट था कि वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के फाटा में आ जाते हैं। फाटा में आने के बाद यहाँ पे जो लोकल मिलिटेंट्स थे, उन्होंने इनको यहाँ पे शेल्टर दिया। और उसके बाद एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया वायलेंस का, जिसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए। जिनमें सबसे पहला मिलिट्री ऑपरेशन जो था वो ऑपरेशन अलमेज़ान था। और आखिरी दो दो ऑपरेशंस थे, ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद। वो बड़े बेहतरीन और कामयाब मिलिट्री ऑपरेशंस थे। ऑपरेशन ज़रब अज़ब के अंदर पाकिस्तान ने टेररिस्ट की जितनी भी फैक्ट्रीज थी आईडीज़ की वो तबाह की, उनको पकड़ा। उसके अलावा बहुत बड़े लेवल पे उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनके मीडिया सेंटर्स थे, फॉरेन करेंसी भी वहाँ से मिली। इसके अलावा डिटेंशन सेंटर जो तालिबान के थे वो पकड़े गए और बड़े लेवल पे जो तबाही फैलाने वाले हथियार थे वो पकड़े गए। उसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत सारे जो टेररिस्ट थे उनको पकड़ा भी और उनको मारा भी। उसके बाद जो बड़ा ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन रद्दुल फसाद, जो जनरल बाजवा के दौर में शुरू हुआ। और इस ऑपरेशन का जो फोकस था वो थे अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज यानी कि शहर, और बड़े बड़े शहरों के अंदर ये ऑपरेशंस किए गए। और इन शहरों में क्योंकि आप टैंक यूज़ नहीं कर सकते, जहाज यूज़ नहीं कर सकते, तो आप आईबीओज करते हैं। आईबीओज का मतलब है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। और आप अपनी खुफिया इदारों के ज़रिए से इन इलाकों में जाके और अपनी जो स्पाइज होते हैं उनके ज़रिए से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्लीपर सेल्स को टारगेट करते हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान ने टीटीपी के जो स्लीपर सेल्स हैं उनको टारगेट किया और बहुत बड़े लेवल पे टेररिस्ट जो थे उनको पकड़ा, उनको मारा। और बहुत बड़े लेवल पे हथियार भी थे उनको रिकवर किया। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हालात कुछ बेहतर हुए, लेकिन 2021 के बाद हालात टोटली चेंज हो गए। 2021 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो अफगानिस्तान के अंदर आज पांच बड़े मसाइल हैं जिनको हमें देखना है। सिक्योरिटी सिचुएशन अफगानिस्तान की आज टोटली डिफरेंट है पहले से। सबसे पहली चीज़ ये कि अफगान तालिबान वहाँ पे आ चुके हैं पावर में और पूरा अफगानिस्तान आज उनके कंट्रोल में है। पहले पंजशेर का इलाका उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब वो पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान तालिबान की जो तादाद है वो तकरीबन 75,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा उनके साथ अलकायदा के एडवाइजर्स भी हैं, हक्कानी नेटवर्क के भी हज़ारों जो फाइटर्स हैं वो भी उनके साथ मौजूद है। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान बहुत अच्छी पोजीशन में है आज। अगर देखा जाए उनकी जीडीपी को, तो आज वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं रहे। आज वो एक मुल्क चला रहे हैं और उनकी जीडीपी जो है वो तकरीबन $20 बिलियन से तजावज़ कर चुकी है, लेकिन बहुत मीगर है, बहुत कम है। मुल्क चलाने के लिए इनको इसको इम्प्रूव करना होगा। इसके अलावा जीडीपी जो ग्रोथ है इनकी तालिबान के दौर की अफगानिस्तान की, वो 2024 में 0.4% है, क्योंकि अभी उनकी ग्लोबल कनेक्टिविटी उस तरह से नहीं है। तो लेकिन वो हाईली मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छे रोबस्ट भी हैं और उनकी फ़ौज बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा उनके साथ जो लोकल मिलिशियाज हैं उनकी सपोर्ट भी शामिल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, इस वक्त अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उनको अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे और मसाइल भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉर्दर्न अलायंस के जो ग्रुप्स थे उन्होंने बहुत सारी अपनी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप बनाए हुए हैं जो अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो स्कैटर्ड हैं, उस तरह से यूनाइटेड नहीं हैं, तो इस वजह से अफगान तालिबान
को उस तरह से इनसे मसला नहीं है। दूसरा बड़ा जो इशू है अफगानिस्तान का वो है ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स, जिनमें टीटीपी है, जिनमें आईएसकेपी है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, लश्कर जंगी, जमातुल अहरार, आईएमयू, उज़्बेक मिलिटेंट्स और चाइनीज मिलिटेंट्स ईटीआईएम और अलकायदा वगैरह शामिल है। अच्छा, इन तमाम ग्रुप्स को में से जो सबसे डेंजरस ग्रुप है ट्रांसनेशनल ग्रुप, वो अलकायदा है। और अलकायदा को पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डैंड पहुंचाया ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। अलकायदा के जितने टॉप लीडर्स थे, जैसे खालिद शेख मोहम्मद है, ये 9/11 का मास्टरमाइंड था। और उसके अलावा बहुत सारे और, या अबू लीबी वगैरह, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको पाकिस्तान ने पकड़ा, उनको मारा और बहुत सारों को अमेरिका को हैंड ओवर किया। तो पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया अलकायदा के खिलाफ। तो जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकला, तो अलकायदा के जो लीडर्स थे, उन्होंने आके सेटल्ड एरिया में रहना शुरू कर दिया। तो एमन अल जवाहिरी जो अलकायदा का लीडर था ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद, वो शेरपुर के इलाके में आके रहने लग गया। काबुल में ये इलाका वाक़ है। और काबुल में ये इलाका ऐसा ही है जैसे आप इस्लामाबाद के अंदर F6 F7 एरिया में रह रहे हो, यानी कि पॉश एरिया में रह रहे हो। तो एमन अल जवाहिरी जब वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, तो फौरन से पहले अमेरिकन जो स्पाइस थे ऑन ग्राउंड, उन्होंने उसे ट्रैक कर लिया और उसके बाद उसको हलाक कर दिया ड्रोन स्ट्राइक के जरिए से। काबुल के अंदर पॉश एरिया में एमन अल जवाहिरी का रहना ये चीज़ साबित करता है कि अलकायदा अफगानिस्तान से कहीं नहीं गई और इस वक्त तालिबान की शेल्टर में वो वहाँ पे सेफ हेवन इंजॉय कर रहे हैं। तो जिसका खतरा पूरी दुनिया को है, और रीजन के अलावा पूरी दुनिया को इसका खतरा होगा। दूसरा बड़ा जो ग्रुप है वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो है टीटीपी। अब टीटीपी, आपको पता है कि टीटीपी को पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज किया 2015 के बाद, और बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन 2021 में हुआ ये कि इंडिया 6 महीने के बाद वापस आ गया अफगानिस्तान। और जैसे ही वापस आया, तो उसने आके टीटीपी, बीएलए और आईएसकेपी, इनका जिक्र हम आगे भी करेंगे, इनको आके ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया, इनको फंडिंग दी, इनको नर्चर किया, इंटेलिजेंस इनपुट दिया, और उसके बाद टीटीपी आज बहुत अच्छी पोजीशन में है। दूसरा, टीटीपी तालिबान की बहुत अच्छी और क्लोज दोस्त भी है। जैसे ही तालिबान ने पावर में आए अफगानिस्तान में 2021 में, तो टीटीपी ने बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी किया और उनकी जश्न भी मनाया उनके आने पे। इस वक्त टीटीपी की तादाद अफगानिस्तान में 3,000 से 4,000 है। पाकिस्तान ने 2021 में तालिबान को कहा, अफगान तालिबान को, कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन टीटीपी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तालिबान की तरफ से। उसकी वजह यह है क्योंकि टीटीपी ने इनको पहले शेल्टर दिया था, 9/11 के बाद सपोर्ट किया था पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में। तो इस वजह से उन्होंने इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट उन्होंने पाकिस्तान को उल्टा जवाब दिया कि जी, कुन्नाड़ और नूरिस्तान और जिन जहाँ जहाँ ये लोग रह रहे हैं, वो हमारे लिए नो गो एरियाज हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तान को 2022 में गालिबन ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़ गई, 21 या 22 में, कुनड़ के ऊपर, अफगानिस्तान में जहाँ पे टीटीपी छुपे हुए थे। क्योंकि उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर एक आईडी अटैक हुआ था, जिसके अंदर हमारे 10 से ज़्यादा सोल्जर्स थे, वो शहीद हो गए थे। तो टीटीपी इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत अच्छी पोजीशन में है, और वो सेफ हेवन वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को, इंडिया उनको फंडिंग कर रहा है, नर्चर कर रहा है, जिसकी वजह से उनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत हाई प्रोफाइल अटैक्स कर रहे हैं आजकल। तो इन हाई प्रोफाइल अटैक्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अटैक्स पिशावर में हुए, केपीके में, बलूचिस्तान में, और दीगर जो आपके पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे अटैक्स हुए। पिछले 1 डेढ़ साल में जो टेररिज्म का ग्राफ है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। स्पेशली केपी रीजन और हमारा जो बलूचिस्तान है, ये दोनों टारगेट हैं इस वक्त। तो टीडीपी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब है पाकिस्तान में। दूसरा जो बड़ा ग्रुप है अफगानिस्तान में, वो है आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। ये जो ग्रुप है, ये बेसिकली आईएसआईएस इराक और सीरिया का ऑफशूट है। लेकिन यहाँ पे जो ये लोग हैं, ये लोग बेसिकली 2015 के बाद यहाँ पे वजूद में आए। अब ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली ये वही एक्स टीटीपी लोग हैं जिनको 2015 में पाकिस्तान ने मार मार के यहाँ से निकाला। तो बेसिकली ये बेरोजगार हो गए 2015 के बाद, टीटीपी, क्योंकि टीटीपी वॉज ऑन रन और वो भाग रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक अपना ग्रुप बना के आईएसकेपी के नाम से, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, और
अपने अपनी नई कपड़े चेंज किए, काले कपड़े पहने और आईएसकेपी बन गए। तो इनका जो पहला लीडर था सईद खान, वो बेसिकली औरंगजेब एजेंसी से अमीर था टीटीपी का। और इनका शाहिदुल्ला शाहिद जो है एक्स टीटीपी का पहले स्पोक्स पर्सन था, वो भी इनमें शामिल हो गया। और इसके अंदर दीगर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो थे एक्स टीटीपी थे, पाकिस्तानी थे, वो इसके अंदर शमूलियत अख्तियार कर गए। इनिशियली ये लोग निगरहार के अंदर थे और इनका साइज जो था तकरीबन 4,000 के करीब था। लेकिन अफगानिस्तान में इनको तीन बड़े मसाइल थे। पहला तालिबान, दूसरा अमेरिका नाटो, और तीसरा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। इन तीनों ने मिलकर इनको बहुत मारा। इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई, इनके ऊपर ऑपरेशन भी हुए, जिसकी वजह से इनका जो साइज था वो श्रिंक कर गया। लेकिन हुआ ये कि 2021 के बाद जब अमेरिका निकला अफगानिस्तान से और तालिबान के सर पे पूरे अफगानिस्तान की जिम्मेदारी आ गई, तो अमेरिका के जाने से अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भी खत्म हो गए और अफगानिस्तान में सिर्फ अफगान फोर्सेस रह गई, यानी कि तालिबान की फोर्सेस रह गई। अब तालिबान के पास बहुत छोटी फोर्स है और पूरा मुल्क उनके पास है, जिसकी वो सिक्योरिटी अब कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन हालात में पावर वैक्यूम बन गया, जिसकी वजह से आईएसके भी जो है, उसने इस जो वैक्यूम था इसको यूटिलाइज किया और उसने अपने आप को मजबूत किया अफगानिस्तान में। तो अब आईएसके भी अफगानिस्तान में बहुत तेजी से फैलता हुआ ग्रुप है। और इसका खतरा ना सिर्फ पाकिस्तान को है बल्कि रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और दीगर ममालिक को भी है। तो आईएसकेपी ने रिसेंटली बहुत हाई प्रोफाइल अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिनमें पेशावर का अटैक है जिसमें 100 से ज्यादा हमारे पुलिस वाले जो थे वो शहीद हुए, बजौड़ में हुआ अटैक, और पेशावर में भी, दीगर इलाकों में भी अटैक हुआ। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा ग्रुप है अफगानिस्तान में वो है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। ये बेसिकली उज्बेक मिलिटेंट्स पैदावार हैं। अम, फरगाना वैली से ये लोग बने और वहाँ से इन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। सेंट्रल एशिया के अंदर उस पर इम्पैक्ट डाला। सेंट्रल एशिया से इनको रशिया चाइना की मदद से मार के इनको अफगानिस्तान में डाला गया 90s में। 90s में जब ये अफगानिस्तान में आए तो इन्होंने आके 97 में शेल्टर लिया तालिबान के। हाँ, और तालिबान ने इनको शेल्टर दे के इनको यूज करते रहे। बेसिकली ये मर्सनरी टाइप का ग्रुप है जिसको तालिबान भी यूज करते रहे, टीटीपी भी यूज करती रही, अलकायदा भी यूज करती रही। अब हुआ ये कि 9/11 के बाद ये लोग पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में फिर इनको पाकिस्तान फौज ने 2015 में मार मार के निकाला यहाँ से। अब वापस ये अफगानिस्तान के अंदर चले गए। अफगानिस्तान में अब इनकी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही है। और ये लोग सिर्फ ना सिर्फ जो नेबरिंग कंट्रीज है सेंट्रल एशियन, उनके लिए खतरा है, पाकिस्तान, ईरान और चाइना जैसे मुल्कों के लिए भी खतरा है। तो ये ग्रुप जो है ये भी अफगानिस्तान में आज मौजूद है और बड़ी अच्छी पोजीशन में है। चौथा बड़ा मसला अफगानिस्तान का है ड्रग ट्रैफिकिंग। अच्छा, ड्रग ट्रैफिकिंग जो थी वो बहुत बड़े लेवल पे पहले फंड जनरेट करती थी, जिसकी वजह से जो तालिबान थे सिर्फ वो 500 मिलियन जो डॉलर्स थे वो जनरेट करते थे प्रोटेक्शन मनी वगैरह वगैरह से। अच्छा, अफगानिस्तान की जो ड्रग मनी है ये 2011 में 61 बिलियन डॉलर इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ है। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये 100 बिलियन से भी शायद ऊपर की चली गई होगी। तो बहुत बड़ा पैसा था, बहुत बड़ी रकम थी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से जो दीगर टेररिस्ट ग्रुप थे उनको ये हेल्प मिलती थी। लेकिन तालिबान के दौर में एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि तालिबान ने इसकी कल्टीवेशन जो है 95% रोक दी। अब उसके मुताबिक 2023 में 95% इसकी कल्टीवेशन रुक गई, जिसकी वजह से अब क्या है कि ये फर्दर कल्टीवेशन नहीं हो रही। लेकिन जो ऑलरेडी डंप हुई हुई है या गोडाउन्स के अंदर है ड्रग्स, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और उसको ख़त्म करने में बहुत साल लगेंगे। तो ये एक मसला था। जो सबसे बड़ा मसला है आज अफगानिस्तान का, वो है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डिस्कॉर्ड। ये जो तीन मुल्क हैं, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करते रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो जाती है इंडिया पे जाती है, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया को दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन 2021 के बाद हुआ ये कि इंडिया अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन 6 महीने के बाद इंडिया वापस आ गया अफगानिस्तान में। अब इंडिया वापस अफगानिस्तान क्यों आया, हमें यह समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान जो तालिबान है उन्होंने इंडिया को क्यों वेलकम किया और उससे दोस्ती की। पहली चीज क्या है, आज जो अफगान तालिबान हैं उनको सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है, उनके पास पैसे नहीं है। सो पहली चीज रीजन क्या है, दे नीड हार्ड कैश, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इंडिया की जो पोजीशन है इस वक्त काफी स्ट्रांग है पाकिस्तान के मुकाबले में। तकरीबन 576 बिलियन डॉलर के उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जबकि पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी पतली है। तो इंडिया उनको बेहतर हेल्प कर सकता है बजाय पाकिस्तान के। तो इस वजह से
तालिबान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंडिया की तरफ। दूसरा, तालिबान को इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए। अब उनके पास पूरा अफगानिस्तान मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि ग्लोबल पावर्स जो हैं, जैसे यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं, ये इनको भी रिकग्नाइज उस तरह से नहीं कर रहे। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया उनको हेल्प कर सकता है, क्योंकि इंडिया इस वक्त इसराइल, अमेरिका, रशिया, यूरोप, इन चारों के साथ इंडिया की बहुत अच्छी टाइज है। इवन इंडिया की टाइज चाइना के साथ भी अच्छी है। $100 बिलियन की तकरीबन, उससे भी ज्यादा ट्रेड है उसके साथ। अमेरिका उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, $131 बिलियन की ट्रेड है अमेरिका के साथ। रशिया के साथ भी इस तरह से है। तो इन मुल्कों की इस वक्त इंडिया के साथ बहुत अच्छी टाइज है। इंडिया अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए से इनको कन्विंस कर सकता है कि वो तालिबान को एक्सेप्ट करें। तो तीसरी रीज़न ये है कि इंडिया, जो तालिबान है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन चुका है, और इसकी पॉपुलेशन इज 1.45 बिलियन। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। तो अब तालिबान को नजर आ रहा है कि यार अगर हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे इंडिया के साथ, तो हमें ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो इसलिए इंडिया, ये जो तालिबान है, नाउ दे आर गोइंग फॉर गुड टाइज विद इंडियंस, और इंडिया को उन्होंने अफगानिस्तान में शेल्टर दिया हुआ। तो ये तो तालिबान की बात हो गई। इंडिया क्यों आया है अफगानिस्तान? तो इंडिया अफगानिस्तान इसलिए आया है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हैं, और उनमें से जो सबसे बड़े हैं वो हैं इंडिया के लिए आयरन रिजर्व्स। $420 बिलियन के आयरन रिजर्व जो कि हाजीगाह के अंदर है। हाजीगाह आयरन रिजर्व्स बामियान प्रोविंस के अंदर, इंडिया को ये रिजर्व चाहिए। और उसके लिए इंडिया ने बहुत अरसे से अफगानिस्तान के अंदर सॉफ्ट पावर, अपनी जो इमेज है उसको इम्प्रूव किया, और वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की। तो करजाई रजीम और उसके बाद फिर अशरफ गनी की रजीम, इंडिया इनको पैसे देता रहा। वो $3 बिलियन से ज़्यादा इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। तो आज इंडिया के अफगानिस्तान में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे लिथियम के रिजर्व्स भी हैं, जो कि बोलीविया के 21 मिलियन टन के करीब हैं, यानी कि दुनिया के लार्जेस्ट, कह लें आप, लिथियम के रिजर्व्स अफगानिस्तान में मिले हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकती है। इसलिए चाइना, इंडिया और इस तरह के जो दीगर बड़े मुल्क हैं, उनकी नज़रें इंडिया, अफगानिस्तान की तरफ हैं। तो मसला ये है इंडिया के लिए कि इंडिया को ये रिजर्व जो चाहिए, $420 बिलियन के आयरन रिजर्व, इनको निकालने के लिए जो सबसे शॉर्ट रूट है वो पाकिस्तान के जरिए। अब इन रिजर्व्स के लिए, इनको हासिल करने के लिए इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे डैम्स कोशिश की बनाने की, रोड्स बनाए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, इसके अलावा और बड़ी चीजें की। अब इंडिया को अगर ये रिजर्व्स निकालने हैं 421 बिलियन, $20 बिलियन के, तो पाकिस्तान सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। लेकिन इंडिया ने, लाजमी बात है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया हाजीगाह को, आयरन रिजर्व्स को, बामियान प्रोविंस को कनेक्ट करेगा ईरान के साथ, और ईरान से वो फिर आगे आगे अपनी जो पोर्ट है चाबहार, वहां तक लेके जाएगा, और फिर वहां से मैरीटाइम रूट के जरिए से वो लेके जाएगा मुंबई। अब ये जो जितना डिस्टेंस है, ये बहुत ही लंबा डिस्टेंस है इंडिया के लिए। ये 3-4 हज़ार किलोमीटर के करीब, शायद उससे भी ज्यादा बन जाएगा, और बड़ा कॉस्टली पड़ेगा इंडिया को। जबकि जो शॉर्टेस्ट रूट है तोरखम से या उस एरिया से देख के आगे लाहौर तक, वो 809 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के जरिए से है। तो पाकिस्तान को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता जियो पोलिटिकली। तो इन अ नटशेल, इंडिया के अफगानिस्तान में आते ही पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हो गए। और जैसे इंडिया अफगानिस्तान में आया, तो 21 से लेकर 23 तक आज हमारे कई सैकड़ों हमारे जो फौजी हैं, जवान हैं, एफसी के, पुलिस के, वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बीएलए, टीटीपी, आईएसआई, ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, इनको एक नई जान मिल गई, क्योंकि इंडिया वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। और इंडिया के जो स्पाइस हैं, कुलभूषण यादव टाइप के, वो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और इनको वो नई एनर्जी दे रहे हैं। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं, ये नई एनर्जी के साथ इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और तीसरा, पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट वॉर डायलेमा बना हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत बड़े लेवल पर अपनी फौज इंडिया के बॉर्डर पे भी लगाई हुई है, और दूसरा, 2 लाख से ज्यादा फौज हमें अफगान बॉर्डर पे लगानी पड़ गई इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए से जो हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उसको टैकल करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़े लेवल पर अपनी फौज अफगान बॉर्डर पर भी लगा दी। तो हमारा ईस्टर्न फ्रंट और हमारा वेस्टर्न फ्रंट, दोनों तरफ से पाकिस्तान को जो है वो एक क्रश किया जा रहा है, और टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान फेस कर रहा है।
अफगानिस्तान के अंदर से इंडिया टीटीपी वगैरह के जो ग्रुप्स थे, जैसे लतीफ़ मसूद टीटीपी का एक बहुत बड़ा कमांडर था जो पकड़ा गया अफगानिस्तान में, उसके मुताबिक इंडिया अफगानिस्तान के जरिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है। और कुलभूषण यादव जैसे जो लोग हैं, या चक हैगल जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, उसने भी इस बात का बारहा जिक्र किया कि इंडिया अफगानिस्तान की ज़मीन यूज़ करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो इग्नोर नहीं की जा सकती। इंडिया ने कुलभूषण यादव को गवादर के अंदर गवादर के करीब चाबहार के अंदर पोस्ट किया। और अगर आप देखा जाए तो इसको थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें तो हमें समझ आएगी कि चाबहार गवादर के बिल्कुल करीब है, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से ये बंदा ऑपरेट कर रहा था हमारे इन इलाकों के अंदर, और हमारे बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा था और कराची को डिस्टेबलाइज कर रहा था, क्योंकि कराची और बलूचिस्तान दोनों पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े लेवल पे ये एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये भाई साहब वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, और मुबारक हुसैन पटेल का नाम यूज करके दो पासपोर्ट के लेके चल रहे थे, और पकड़े गए। पाकिस्तान आईएसआई ने इनको पकड़ लिया। लेकिन इस बंदे के बाद, जब से ये बंदा यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत पहले से हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च कर दी हुई थी 2008 के बाद। 2010 में कुलभूषण यादव ज्वाइन करता है उसी सीक्रेट यूनिट को जो इंडिया बनाता है आफ्टर 2008। उसके बाद से हमारे जितने भी स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे हमारा जीएचक्यू है, हमारे आईएसआई के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं फैसलाबाद में, मुल्तान में, पेशावर में, या कहीं और भी इलाकों के अंदर, उन सब के ऊपर अटैक्स हुए, बहुत बड़े बड़े लेवल पे अटैक्स हुए। तो ये अटैक्स कोई एक टेररिस्ट ग्रुप बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी इंटेलिजेंस के इनपुट के नहीं कर सकता। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पीएनएस मेहरान बेस, कराची एयरपोर्ट, कामरा बेस, जीएचक्यू, ये वो जगह हैं जिन पे अटैक करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग चाहिए। तो इंडिया के बगैर, इंडिया की इंटेलिजेंस के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। दूसरा, इंडिया की प्लानिंग ये थी कि कुलभूषण यादव को यहाँ पे रख के चाबहार में पाकिस्तान आने वाले ऑयल टैंकर्स जो हैं उनके ऊपर हमला करवाया जा सके, या पाकिस्तान आने वाले जितने भी बड़े जहाज हैं उनको तबाह किया जा सके, ताकि पाकिस्तान की जो गवादर है वो स्टार्ट होने से पहले फेल हो जाए, और पाकिस्तान की जो मैरीटाइम ट्रेड है वो डिसरप्ट हो जाए। अब मसला ये है कि ये वो स्ट्रैटेजी वही थी जो 2009 में इंडिया ने की थी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के पे जो अटैक हुआ था, और उसके बाद से लेके आज तक प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में रिवाइव नहीं हो सकी। आज भी हमें कोई मैच करवाना होता है लाहौर में, इस्लामाबाद में, या फिर कराची में, तो हमें पूरे का पूरा शहर बंद करना पड़ जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बन सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुलभूषण यादव पकड़ा गया, और ये सारी सिचुएशन हम फेस करने से पहले हमने ओवरकम कर ली। लेकिन खतरा भी टला नहीं। इंडिया इज बैक टू अफगानिस्तान 2021 के बाद, और वहां पे रह के इंडिया कई कुलभूषण यादव और खड़े करेगा, और कर चुका होगा। और उसका जो आइडिया है वो यही है कि पाकिस्तान का जो सी पैक है उसको डिसरप्ट किया जा सके। इंडिया उसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसको स्लो कर सकता है, डिले कर सकता है। बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब करके, एफसी पे, आर्मी पे, पुलिस पे, इन पे अटैक्स करवा के, चाइनीज सिटीजन को मार के, या फिर बलूचिस्तान के अंदर जो रिजल्टमेंट है ऑलरेडी, उसको और ज्यादा बढ़ावा दे के पाकिस्तान के जो जो ग्वादर के अंदर जो, या बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसको वर्स कर सकता है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी डेंजरस। सो लेट्स कंक्लूड टुडेज लेक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट के अभी हमारी फाइंडिंग क्या है कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आ चुके हैं फुल फ्लेज पावर के अंदर। और ये वो तालिबान नहीं है जो 2001 से पहले के तालिबान थे। वो तालिबान पाकिस्तान के दोस्त थे, ये तालिबान पाकिस्तान के दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। ये तालिबान उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, और वो तालिबान थोड़े से वीक थे, उनको सिर्फ तीन मुल्क सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इन तालिबान को आज ठीक ठाक मुल्क सपोर्ट करते हैं, रशिया भी सपोर्ट करता है, चाइना भी करता है, इंडिया भी करता है, और यूएस भी इनको डिफैक्टो रिकग्निशन दे के निकला, यहाँ से बातचीत करके निकला। तो बातचीत आप उसी से करते हैं जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है अफगानिस्तान के अंदर, अलकायदा या फिर टीटीपी, आईएमयू, बीएलए जैसे जो ग्रुप्स हैं, ये वहाँ पे दोबारा रिवाइव हो चुके हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं दे आर एक्टिव नाउ, और ये बाकायदा हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए से।
और आज ये वहाँ से ऑपरेट करके इनके स्लीपर सेल बलूचिस्तान के अंदर, चाहे वो BLA का नाम यूज़ करें या जो हमारा जो फाटा रीजन है या एक्स फाटा रीजन है उसके अंदर TTP या SKP का नाम यूज़ करें, डजेंट मैटर। तो बेसिकली ये नेम टैग्स हैं। अदरवाइज इनके पीछे जो है वो इंडिया है, और इंडिया डेफिनेटली, जब कोई मुल्क किसी टेररिस्ट ग्रुप के पीछे होता है तो उस टेररिस्ट ग्रुप को या उस इंसर्जेंट ग्रुप को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया इज़ बैक टू अफगानिस्तान, और हमारा जो बॉर्डर है, अफगान बॉर्डर, वो दोबारा से एक्टिव हो चुका है, और हमारे लिए खतरा दोबारा बढ़ चुके हैं। तो अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी हमारे बलूचिस्तान के लिए और हमारे एक्सवाटा रीजन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान मींस स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो इंडिया को और पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को ये चाहिए कि ये मिल बैठे और अपने जो मसले हैं इनको हल करें, और इस बॉर्डर को बॉर्डर ऑफ कन्फ्रंटेशन की बजाय बॉर्डर ऑफ कोऑपरेशन बनाएं, क्योंकि बगैर पाकिस्तान के रीजनल कनेक्टिविटी मुमकिन नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसको इसको वीडियो को ज़रूर सेव करें, दूसरों से शेयर करें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको CSS में, आपको PMS में, ISI के जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें, IB के एग्ज़ाम्स में या दीगर इंटरव्यूज़ में आपको हेल्प दे सकते हैं। सो ये करंट टॉपिक्स हैं, और इंशाल्लाह ये स्ट्रीक जारी रहेगी, और हम इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लाते रहेंगे आपके लिए, और उनको इंग्लिश उर्दू दोनों ज़ुबानों में हम पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।